प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर दी थी। उसे हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 है और ये है चैप्टर 3 विद्युत धारा। अंग्रेजी में लिख देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि कोई जैसे चालक है और उस चालक में आवेश बहता है। ये मान लीजिए कोई चालक है, चालक तार हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, यानी कोई कंडक्टर, गुड कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन हैं, ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, तो जब ये चलते हैं तो अपने साथ ऋणावेश भी ले जाते हैं। तो कहने मतलब क्या है, लेकिन ऐसा तब होता है जब हम इस पर विभवांतर लगाते हैं। तो विभवांतर लगा देने से ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ऋणावेश चलने लगता है। और ये हम जानते हैं पहले से ही कि विद्युत धारा जो बहती हुई मानी जाती है वो माना जाता है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, या कहें कि धनावेश की दिशा में। पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा जो बहती है, विद्युत धारा के बहने की दिशा मानी जाती है धनावेश की दिशा में, या कहें कि ये इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश है तो ऋणावेश के विपरीत। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो माना जाएगा कि धारा इस दिशा में जा रही है, उसकी अपोजिट दिशा में धारा आई फिल हो रही है। तो इन आवेशों के बहने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारी परिभाषा है। हम लिख देते हैं किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये हो गई। तो देखिए आवेश प्रवाह की दर को, देखिए आवेश कितना बह गया है और कितने समय में बह गया, इन दोनों बातों पर विद्युत धारा आई निर्भर करती है। तो जैसे प्रवाह की दर निकालना है तो दर निकालने के लिए समय से भाग दे देते हैं। तो समय से हमने भाग दे दिया, आवेश में समय से भाग दे दिया, तो ये हो गई विद्युत धारा आई। तो ये विद्युत धारा आई के लिए सूत्र भी है। हम चाहें तो इसका मात्रक लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए विद्युत धारा आई का मात्रक, आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड। इसी को हम कह देते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड भी है और एम्पियर भी है। ठीक है, और ये एक अदिश राशि है।
ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सदिश राशि है। तो यहाँ पर हम पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि ये अदिश राशि क्यों है। अदिश का मतलब होता है जिसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, तब वो अदिश राशि कहलाती है। और सदिश का मतलब जिसमें दिशा होती है और परिमाण तो होता ही होता है। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमने तीर भी खींच कर दिखाए हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं, तो हमने माना कि विद्युत धारा इसके विपरीत चल रही है, इसकी विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तो कहने मतलब हमने जब कह दिया इसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो जब विपरीत दिशा में बह रही है इसका मतलब ये इसमें दिशा आ गई तो ये सदिश राशि लग रही है। देखने में भी ऐसा ही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब द्वारा देखेंगे तो ये वेक्टर के नियमों को यानी सदिश नियमों को फॉलो नहीं करती, बल्कि अदिश नियमों को ही फॉलो करती है। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में भी समझाया गया होगा, इस तरह से दिखाया गया होगा कि ये 3 तार हमने जोड़ दिए हैं जो कि एक जंक्शन पॉइंट पर आकर मिलते हैं, और इसमें से मान लो कि ये 2 धाराएं आ रही हैं। एक धारा है I1, एक धारा है I2, और तीसरी धारा जो जा रही है वो है, मान लीजिए वो I3 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। ठीक है, क्या मतलब 2 धाराएं आती हैं और एक धारा जाती है जो कि I3 है। तो अगर हम देखते हैं तो I3 का मान हमेशा I1 और I2 के योग के बराबर ही आता है, I1 प्लस I2 ये निकल कर आता है। चाहे I1 और I2 के बीच का ये एंगल है, ये एंगल थीटा कुछ भी क्यों ना हो, अगर यानी जैसा कि हम जानते हैं कि कोई 2 सदिश हों, उनका जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझाते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, तो बल के बारे में निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक बिंदु है और यहाँ पर 2 बल कार्य कर रहे हैं इस तरह से, जैसे मान लो कि ये F1 है और ये F2 है, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2, एक ही दिशा में है। यानी यहाँ पर कितना है, थीटा बराबर है यहाँ पर 0। समानांतर दोनों बल कार्य कर रहे हैं यानी एक ही दिशा में कर रहे हैं, तो ये जुड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि थीटा बराबर 180 होता, यानी अपोजिट दिशा में कार्य करते, जैसे मान लो ये बल F1 तो इधर को है और F2 इसके अपोजिट दिशा में है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो F1 और F2 के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो देख रहे हैं कि 2 सदस्यों के बीच का कोण बदल रहा है, यानी थीटा बराबर 0 था तो F1 और F2 का रिजल्टेंट जो आया, परिणामी आया, वो F1 प्लस F2 आया। और जब थीटा बराबर हमने 180 कर दिया तो इनका जो रिजल्टेंट आया वो F1 और F2 के अंतर के बराबर आएगा। तीसरी स्थिति और हो सकती है, यदि मान लीजिए कि थीटा बराबर 90 होता, यानी लंबवत 2 बल कार्य कर रहे हैं, F1 इधर है और F2 इधर को है, 90 अंश के कोण पर हैं, तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा F, वो किस प्रकार से होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो आएगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इस तरह से आप निकालते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वेक्टर नियमों को यानी सदिश के नियमों को, कि उनके बीच का कोण कितना हो तो इतना क्यों होता है, उसको हम ड्राइव नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर 2 सदिश हों वास्तव में, तो उनका जो परिणामी होता है वो उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। कोण अगर बदल जाता है तो उनका रिजल्टेंट भी बदल जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, जब थीटा बराबर 0 था तो इनका रिजल्टेंट आया F1 प्लस F2, और जब थीटा बराबर 180 था तो रिजल्टेंट आया F1 डिफरेंस F2, और जब थीटा इक्वल टू 90 है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इतना आ जाता है। जबकि इस केस में, धारा के केस में, जैसे बल के केस में तो ये अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन वैद्युत धारा के केस में ये थीटा का मान
चाहे 0 हो, चाहे 180 अंश हो और चाहे 90 अंश के कोण पर I1 और I2 किसी भी कंडीशन में हो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है यानी I3 वो सेम आता है, इतना ही आता है, I1 बराबर I3 बराबर I1 प्लस I2, इतना ही आता है, कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये सदिश नियमों को फॉलो नहीं करती, विद्युत धारा जो होती है वो सदिश की तरह बिहेव नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि मानी गई है। हालांकि इसमें दिशा दिखाई देती है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, देखिए यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं आधी अधूरी थ्योरी लिख रहे हैं, पूरी इसलिए नहीं लिख रहे कि पूरा एक एक शब्द लिखेंगे तो टाइम वेस्टिंग होगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आगे को बढ़ जाए, और नोट्स तो हम आपको देंगे ही, नोट्स तो हमारे बने हुए पहले से हैं। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, जितना हम यहाँ पर पढ़ा देंगे उतना नोट्स हम फ़ोटो खींचकर और इसी वीडियो में नीचे हम डाल देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सारे नोट्स हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पर दो हम लिंक देते हैं। एक होता है PDF नोट्स, और PDF नोट्स के नीचे एक लिंक रहता है, लिंक को दबाएंगे, इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया पूरे के पूरे नोट्स वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर लिंक होता है नेक्स्ट वीडियो का, यानी अगले वीडियो में जाने के लिए एक लिंक देते हैं, उसको जैसे ही दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाएंगे, यानी अगले वाले वीडियो में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आता है टॉपिक है हमारा वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल यानी हमें एक्सप्लेन करना है, यानी विद्युत धारा किस प्रकार से बहती है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमें समझाना है। तो समझ लीजिए कि वैद्युत चालन हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाने के लिए दो तरह से यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि गैसों में कैसे चलती है, द्रवों में विद्युत धारा किस प्रकार से चल सकती है, या कहें कि जो चालक हैं उनमें किस प्रकार से चल सकती है। गैसों और द्रवों में सेम रूप में ही चलती है, और धातुओं में यानी चालकों में अलग तरीके से कंडक्शन होता है करंट का। तो हम पहले धातुओं में विद्युत का चालन समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टुकड़ा है, चलिए नीला पेन ले लेते हैं, ये धातु का एक टुकड़ा है, ये धातु का हमने टुकड़ा ले लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ अणुओं से मिलकर बनी है और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो धातुएं भी परमाणुओं से मिलकर बनी हैं। जैसे मान लो एक ये परमाणु, हमने समझाने के लिए एक ये परमाणु ले लिया। अब क्या होता है कि इस परमाणु के अंदर सेंटर में ये नाभिक है, थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, ये सेंटर में ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मॉडल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये बीच में ये नाभिक है, नाभिक पर होता है धनावेश, जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही नाभिक पर होता है धनावेश, और इस नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो कि इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगली कक्षा में और इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु पर डिपेंड करेंगे कौन सी धातु है उसी के अनुसार होंगे। तो इस प्रकार से आगे की ओर हम चलते चले जाएंगे। बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और अगली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन हमें अधिकतम से मतलब नहीं, हमें केवल ये समझाना है कि विद्युत चालन किस प्रकार से होता है धातुओं में। तो समझ लीजिए, इसमें एक मान लीजिए कि ये जो हमने बनाई है ये आउटर मोस्ट कक्षा है, यानी परमाणु की बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो अब ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों लगाते रहते हैं, पहले तो हमें इस बात पे विचार करना है। वो इलेक्ट्रॉन इसलिए चक्कर लगाते रहते हैं कि इनको अभिकेंद्र बल मिलता है। इन इलेक्ट्रॉनों को अभिकेंद्र बल अगर ना मिले तो बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार कक्षा में नहीं घुमाई जा सकती।
अब ये इस पर अभिकेंद्र बल मिलता है कैसे? ये नाभिक पर धनावेश है, नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के बीच में वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इसको अभिकेंद्र बल मिलता है और ये यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, या कहेंगे वैद्युत आकर्षण बल का सूत्र जो होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम से F बराबर था वहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल। तो वैद्युत बल देख रहे हैं कि ये दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल उतना ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये नाभिक है, नाभिक का सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा किस पर? जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक पर ये धनावेश है और इलेक्ट्रॉनों पर ये ऋणावेश है, तो इस पर आकर्षण बल होगा, इस पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर नहीं भागेंगे। उससे कम अगली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल नाभिक का और भी कम होगा, यानी नाभिक का इससे कम आकर्षण बल इन कक्षा में जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन उस पर कम होगा। उसके बाद जैसे ही और आगे चलते चले जाएंगे, सबसे लास्ट वाली कक्षा में आ गए। सबसे लास्ट वाली कक्षा नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, अतः लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आकर्षण बल भी सबसे कम होगा। तो फिर क्या होता है, जब इस पर आकर्षण बल कम है तो क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या अन्य किसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर फिर इस पूरी धातु के अंदर घूमने लगते हैं। इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है। इसको भी अलग अलग आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से हमने बताया कि हर परमाणु कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है धातुओं के अंदर, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर, जैसे ये मान लो एक धातु का बहुत बड़ा टुकड़ा है और उस टुकड़े के अंदर ये बहुत सारे परमाणु हैं, ये परमाणु हैं। अब क्या होंगे कि हर परमाणु या कुछ परमाणु क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मक्खी की तरह भिन्न भिनाएंगे, विभिन्न दिशाओं में ये चक्कर लगाएंगे। यही मान लो इलेक्ट्रॉन कभी इधर को जाएगा, फिर यहाँ परमाणु से धनायन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण एक धनायन बन गए, तो धनायन से टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग होता है वो बदलता रहता है। कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा। इस तरह से अनियमित दिशाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत ज़्यादा होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है इनकी। इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड का लगभग होता है। 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब समझिए, अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो 10⁵2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धातु के अंदर, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा हो, उस टुकड़े के अंदर भी यानी 10⁵2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अथवा कहें कि 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आपको स्पीड लगी होगी कि धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कितनी स्पीड से घूमते हैं, 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, लगभग इतनी स्पीड से ये चक्कर लगाते हैं। 100 किलोमीटर एक सेकेंड में छोटे से धातु के टुकड़े के अंदर, जैसे मान लो कि यही मान लो चालक की कलम बनी होती तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखो, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं तब वो पदार्थ कहलाता है चालक, और बिल्कुल ना पाए जाएं तब वो कहलाता है कुचालक। जैसे ये कागज़ है, ये हमारा कलम प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक कुचालक है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो आउटर मोस्ट कक्षा है इसके भी इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्री नहीं हो पाते हैं इस कुचालक में, यानी कागज़ में, प्लास्टिक में, ठीक। इसीलिए ये कुचालक है, क्योंकि आवेश को ले जाने का काम इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा
यानी कहने मतलब विद्युत धारा तभी बहेगी जब ये इलेक्ट्रॉन पीछे पड़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। जब यहाँ पर धातु के अंदर, ये धातु का हमने टुकड़ा बनाने का प्रयास किया, ये बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करी है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाएंगे। तो इस पर यदि हम विभवांतर लगा दें तब भी ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे कैसे, जब हैं ही नहीं तो जाएंगे कैसे, और जाएंगे नहीं तो आवेश को भी नहीं ले जाएंगे, यानी आवेश नहीं चलेगा, और जब आवेश नहीं चलेगा तो विद्युत धारा भी नहीं बहेगी। ठीक है, तो ये जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लगभग पाए जाते हैं 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब का मतलब है एकांक आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लगभग इस कोटि का पाए जाते हैं। यानी इसका गुणांक कुछ हो सकता है, 2 गुणा इतना हो या 4 गुणा इतना हो, तो जिसका कोटि मान निकालेंगे वो 10⁻29 होंगे। यानी एक किसी धातु के टुकड़े में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में पाए जाते हैं। अगर इतने पाए जाते हैं तब तो ये चालक कहलाएगा, और बिल्कुल नहीं पाए जाते तब ये कुचालक कहलाएगा, और पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाएं तब यही अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। एक बार फिर समझाना चाहेंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और यानी परमाणु ही इसकी इकाई है, और परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिससे वह अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर पूरे पदार्थ में घूमने लगते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये पूरे पदार्थ में जब घूमने लगेंगे यानी इसमें इन्हीं को हम कह देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में पाए जाएंगे तब तो वो कहलाएगा चालक, नहीं पाए जाएंगे तो कुचालक, और पाए जाएंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे तब वो कहलाता है अर्धचालक। तो धातुओं में विद्युत का चालन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसके बाद में इसी में ही हम जानेंगे कि द्रवों और गैसों में किस प्रकार से विद्युत का चालन होता है। तो हम बता देते हैं कि द्रवों और गैसों में विद्युत का जो चालन होता है वो धन आयन और ऋण आयन दोनों प्रकार के आयनों के चलने के कारण होता है। धातुओं में विद्युत का चालन होता है इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण, और द्रव और गैसों में विद्युत का चालन होता है, ये परमाणु जो बचे थे ये धनायन और धनायन बना जाएंगे, तो यानी आयनों के चलने के कारण। ठीक है, यानी दोबारा हम बताना चाहेंगे कि धातु के अंदर विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, यानी चालकों के अंदर विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है। लेकिन गैसों में इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता, बल्कि जो आयन बचते हैं, धनायन या ऋणायन जो बचते हैं, वो धनायन और ऋणायन के गमन के कारण, चलने के कारण विद्युत का चालन होता है। यही अंतर है, यानी द्रवों और गैसों का विद्युत चालन अलग तरीके से होता है और धातुओं में विद्युत का चालन अलग तरीके से होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, इसको समझ लीजिए। देखिए ये 3 परिभाषाएं हैं, माध्य मुक्त पथ, श्रांतकाल और अनुगमन वेग। तो माध्य मुक्त पथ और एक होता है, यहीं पर लिख देते हैं, श्रांतकाल, और एक है अनुगमन वेग। ये तीनों ही परिभाषाएं बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन पर ध्यान दीजिएगा। ये हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं बोर्ड की दृष्टि से, यानी 3 परिभाषाएं, माध्य मुक्त पथ, श्रांतकाल और अनुगमन वेग। इनका डिनोशन भी बता देते हैं। माध्य मुक्त पथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और श्रांतकाल को स्मॉल टॉ से, और अनुगमन वेग को वी डी से। तो हम सबसे पहला वाला टॉपिक लेते हैं, माध्य मुक्त पथ। जैसा कि हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आपको कि
धातु के अंदर, ये वाला धातु के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। परमाणुओं से मिलकर प्रत्येक पदार्थ बना होता है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, आपस में भी टकराते रहते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इस दिशा में जा रहा था और इस परमाणु से यहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद इसने अपना रास्ता बदल दिया। टकराने के बाद रास्ता बदलेगा, टकराने के बाद फिर मान लो कि इस दिशा में आया, इस कोने पर यहाँ पर टकराया दूसरे परमाणु से, तो दूसरे परमाणु से टकराने के बाद फिर से ये अपना रास्ता बदल देगा। फिर मान लो कि यहाँ पर आ गया, इस परमाणु से टकराया, और यहाँ टकराने के बाद में फिर ये मान लो कि आगे इस दिशा में आ गया तो यहाँ पर टकराएगा। इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा और लगातार ये टकराता जाएगा। तो हमें बताना है मुक्त पथ। मुक्त पथ का मतलब होता है वो दूरी जिसमें इलेक्ट्रॉन टकराता नहीं है, जिसमें फ्री होकर वो मूव करता है, गति करता है। जैसे वो एक यहाँ पर टक्कर हुई, फिर अगली टक्कर यहाँ पर हुई, तो इन दोनों टक्करों के बीच चली गई दूरी यही कहलाती है मुक्त पथ कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। उसके बाद में मान लो टकराने के बाद में फिर ये दोबारा से मूव कर गया और आगे बढ़ गया है, फिर आगे मूव कर गया, यहाँ पर आगे बढ़ गया है, फिर मान लो यहाँ से टकराने के बाद मान लो कि यहाँ पर आ गया है। तो कभी ये मुक्त पथ छोटा होगा, यानी कभी छोटा है, ये इससे और छोटा है, ये इससे थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये टकराने की जो दूरी है कोई तय नहीं है, कभी ये दूरी कम होगी तो कभी ज़्यादा भी होगी। तो इन दूरियों को ही, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी ही मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? मुक्त पथ। अब इन मुक्त पथों का अगर हम औसत निकाल दें तो वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ। तो दो क्रमागत, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, क्या बताया हमने? किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत, यानी धातु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी? मुक्त पथ कहलाती है। यदि मुक्त पथों का औसत निकाल दें तब ये माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो इस परिभाषा को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली दूरी को तो कहते हैं मुक्त पथ, और चली गई औसत दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, चली औसत दूरी माध्य मुक्त पथ। लैम्डा कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में लिखी हुई है, और विस्तृत डेफिनेशन हमने जो लिखी हुई है अपने नोट्स में लिख रखी है। आप लोग नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे। तो ये है। अब इसका जो देखिए, जो लैम्डा का मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है, लगभग इतना इसकी कोटि का होता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? यहाँ पर चित्र में फिर आ जाएंगे हम। दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लैम्डा कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, और माध्य मुक्त पथ का मान होता है 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, हम ले लेते हैं श्रांत काल। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और कुछ भी नहीं है। तो श्रांति काल, श्रांति काल का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इसको डिनोट कर देते हैं हम स्मॉल टॉ से। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता लगता है। श्रांत काल का मतलब है कि जिस समय में वो श्रांत रहा हो, शांत रहा हो, यानी कोई टक्कर ना हुई हो, तो उस समय अंतराल को कहते हैं हम श्रांत काल। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था उसकी टक्कर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, तो जो यहाँ से यहाँ तक
जो दूरी तय की गई ये तो कहलाता है मुक्त पथ लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय भी लगेगा, उस समय को ही कहते हैं श्रांत काल। यानी वो समय, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय जो होता है वो श्रांत काल है। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी तो होती है मुक्त पथ, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कहलाता है श्रांत काल कहलाता है। ठीक है, तो ये श्रांत काल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लगातार, श्रांत काल का मतलब पहले परिभाषा लिख देते हैं। जैसे दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहलाती है, ऐसे ही दो क्रमागत, बिल्कुल उसी भाषा में लिख देते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त, या समय अंतराल को श्रांत काल। टॉ कहते हैं, श्रांत काल टॉ कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है टॉ यानी श्रांत काल का, वो 10⁻⁻14 सेकेंड लगभग इतना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड के लगभग होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में घूमते हैं, यानी विभिन्न दिशाओं में चलने के लिए स्वच्छंद हैं। तो अगर चूंकि ये वेक्टर राशि है, वेग अगर निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेग अगर निकालें, यानी औसत वेग निकालें, जैसे हमने यहाँ पर औसत दूरी निकाली, उसका मान कुछ आया, ऐसे ही हमने समय भी निकालें, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, फिर इसमें और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, इन समय का औसत भी निकालें तो वो भी निकल कर आता है, जो कि निकल के आया अभी उन्होंने बताया कि 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है। और लेकिन अगर हम औसत वेग निकालें तब क्या निकलेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है, औसत वेग, औसत वेग जो औसत या कहें कि ऊष्मी वेग, ऊष्मा के कारण ये, यानी जितनी ज़्यादा ऊष्मा होती है, जितना ज़्यादा हीट होते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इनका वेग उतना ही ज़्यादा होता है। तो वो जो होता है वो चूँकि घूमते हैं, यहाँ से कभी इधर से इधर को चले तो वेग की दिशा इधर को है, फिर ये दूसरी दिशा में चलने लगे, फिर वो किसी अन्य दिशा में चलने लगे, कभी इधर को चलने लगे, तो क्या होता है वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो क्योंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो जीरो आएगा। तो औसत ऊष्मी वेग जो होता है इनका शून्य होता है। जैसे मान लें कि किसी धातु के अंदर n इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो वेग हैं u1 u2 u3 un हैं, तो उनका औसत वेग निकालेंगे तो ये निकल के आएगा u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हों सारे वेग जुड़ जाएंगे कहाँ तक, n तक, और बटे n, और इनका औसत ऊष्मी वेग जो निकलेगा वो निकलेगा शून्य। कितना निकलेगा, शून्य। शून्य क्यों होता है, यानी वेग जो है ना दिशा पर डिपेंड करता है। तो वेग वगैरह अगर निकालने के लिए वैसे भी समझ लो, जैसे यहाँ पर यहाँ से चला, इस दिशा में गया, इधर दिशा में गया, फिर इस दिशा में चला, फिर लौट फिर कर आएगा, लगभग वहीं पर आ जाएगा, तो विस्थापन ही जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो हो जाएगा तो फिर वेग भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, और चाहे वेग को देखना चाहे तो ये u1 u2 u3 है, एक वेग इधर को होगा, 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 इन सारे वेगों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आएगा जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मी वेग होता है वो शून्य ही होता है। ये रिजल्ट हमारा आगे काम आएगा, इसलिए यहाँ पर हमें बताना जरूरी था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी कहते हैं और अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन या अपवाह वेग, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अनुगमन वेग समझ लीजिए। अनुगमन वेग क्या होता है, जैसा कि हमने बताया, अब हम उसी में ही चल रहे हैं। अभी तक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाया था धातुओं के विद्युत चालन का, उसी में ही आ गए हम, दोबारा से आ जाते हैं। देखो ये है, यहाँ पर बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर परमाणु हम बना ही नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन केवल बना रहे हैं। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लें तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, या कहें कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं। इधर को जा रहे हैं, फिर इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, लौट फिर कर 1 सेकंड में ही ये 100 किलोमीटर चलेंगे। छोटा सा टुकड़ा है तो लौट फिर के आना वहीं पर है। तो इनका औसत जो ऊष्मी वेग होता है वो तो 0 हो गया। लेकिन अगर हम इस पर एक बैटरी लगा दें, ये देखो हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, ये धन सिरा है बैटरी का और एक ऋण सिरा है, यानी ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ, धन इलेक्ट्रोड की तरफ ये चलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। अब ये किस प्रकार से चलेंगे, अभी ये ऐसा नहीं कि सीधे सीधे चलते रहेंगे। अपने ऊष्मी वेग के कारण, इनकी स्पीड 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, या कहें कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस तरह से यूं अनियमित गति करेंगे। साथ ही एक निश्चित वेग से आगे की ओर, यानी यूं मूव करते हुए, ये मानिए कि धातु का टुकड़ा में जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से भी गति कर रहा है और साथ में ये आगे भी बढ़ेगा, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस दिशा में चलेगा। तो ऊष्मी वेग भी होगा और एक अन्य वेग भी यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो रिजल्टेंट वेग जो आ रहा था वो 0 आ रहा था। अब ये 0 नहीं आएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सूक्ष्म वेग से आगे की ओर भी बढ़ेंगे। इस आगे की ओर जो वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। तो क्या कहेंगे कि जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से एक निश्चित दिशा में भी चलने लगते हैं। उस वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जब चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन नियत सूक्ष्म वेग से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी आगे नहीं बढ़ रहे थे, अभी क्या हो रहा था, घूम फिर के लौट के वहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही विभवांतर लगाया तो आगे भी उनको बढ़ना पड़ेगा। नियत सूक्ष्म वेग से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग, अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट से यहाँ पर डी ले लिया गया, तो वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग वी डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुगमन वेग। अब देखिए जो अनुगमन वेग है, जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो नियत सूक्ष्म वेग यानी बहुत छोटे से वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं, और उस छोटे वेग का मान होता है, यानी वी डी बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का होता है। बहुत सूक्ष्म वेग है ये, 10⁻⁻ पावर है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ भी आप लोग याद अगर रख सकते हैं तो याद रखें कि जो माध्य मुक्त पथ है, हमने पढ़ा माध्य मुक्त पथ है, उसका मान 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। श्रांत काल जो होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। और बिना विभवांतर लगाए हुए इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मी वेग जो होता है वो 0 होता है। और अनुगमन वेग जो होता है उसका मान वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, तो ये सभी परिभाषाएं हो गई, ये 3 परिभाषाएं हुई, माध्य मुक्त पथ, श्रांत काल और अनुगमन या अपवाह वेग। हालांकि ये परिभाषाएं यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखी हुई हैं। वैसे
यानी विस्तृत परिभाषाएं हमने लिखी हुई हैं, समझाया भी है, अपने नोट्स में लिखी हुई हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम में जितना हमने लिख दिया यहाँ पर, अगर इतना भी लिख दिए तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारे नोट्स को आप पढ़ें और उसमें से जो लिखना चाहें, जितना लिखना चाहें, अगर आप समझ लेंगे तो फिर बना के कुछ भी लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि रटा हुआ लिखा जाए, केवल समझ लीजिए और उसका सार वहाँ पर लिख देंगे अगर एग्ज़ाम में, यानी उसका मतलब क्या है वो अगर लिख देते हैं तो नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अनुगमन वेग वीटी और वैद्युत धारा आई में संबंध। चलिए हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग वीडी और वैद्युत धारा आई में संबंध। ठीक है, तो इसको यानी अनुगमन किसी चालक में विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वीडी में संबंध निकालने के लिए हम एक बनाएंगे, चालक छड़ बना देंगे। ये लो, ये मैंने चालक बना लिया है, ये कटा हुआ है दोनों सिरे की तरफ से, लो जी मैंने ऐसे ही बना दिया है। और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए मान लीजिए, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऋणावेशित हैं। लो मैंने ऋणावेश बना दिया इन पर, ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है, और इस पर हमने विभवांतर लगा दिया है जिससे कि ये नियत सूक्ष्म वेग से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये आगे की ओर बढ़ेंगे। इनका वेग कितना होगा, ये इधर को चलने वाला वेग कितना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अनुप्रस्थ काट, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मान लो लिख देते हैं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने दिखा दिया है, a है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए गौर करिए, तो हम आई और वी डी में संबंध निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी दूरी चल लेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन। हम ये मानते हैं कि ये पूरा चालक है, ये जितना भी चौड़ा चालक है या जितना मोटा चालक है, पूरे में इलेक्ट्रॉन भर कर चल रहे हैं। और तो ये एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे, एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल है इन इलेक्ट्रॉनों की वी डी। तो एक सेकंड में अपनी चाल के बराबर चलेंगे। जैसे किसी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो वो एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा। अगर उसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो वो एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा। और अगर किसी वस्तु की चाल है मान लो कि 40 मीटर प्रति सेकंड, तो वो एक सेकंड में 40 मीटर चलेगा। और यहाँ पर चाल है वी डी, तो ये एक सेकंड में वी डी दूरी तय करेगा। तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये वी डी दूरी है, यहाँ तक ये वी डी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है वी डी। तो इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं n, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी तय कर चुके हैं। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ये कहा जाएगा कि इस अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में उतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो इतने भाग का आयतन निकाल लीजिए। फिर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन हम जानते ही हैं n है, तो कितना आयतन तय कर लेंगे। सबसे पहले आयतन देखो, एक सेकंड में आयतन, यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके द्वारा तय किया गया आयतन निकाल रहे, एक सेकंड में तय आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, देखिए ये बेलन के आकार का है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एच है बेलन की ये ऊंचाई। यही बेलन अगर खड़ा हुआ है तो ऊंचाई है, और वही पड़ा हुआ है तो वही लंबाई हो जाएगी। ऊंचाई और लंबाई में कोई फर्क नहीं। तो देखो पाई आर स्क्वायर ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये रहा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ए, और एच का मतलब इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में चलेगी दूरी, 1 सेकंड में चलेगी दूरी वी डी थी, तो ये हो जाएगी वी डी। तो ये हो जाएगी, देखो 1 सेकंड में तय आयतन कितना हुआ, ए वी डी। इतना 1 सेकंड में इतना आयतन तय करेगा। तो हम जानते हैं कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे। देखो इसका आयतन है ए बी डी, फिर हम दोबारा समझाना चाहेंगे। देखो इस तरह समझ लो, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, तो ए बी डी आयतन में यानी ए बी डी में आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी n से गुणा हो जाएगा n ए बी डी। ठीक, तो ये 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा ए बी डी इंटू एन, इतने हो जाएंगे। तो फिर अगर हम 1 सेकंड में निकालते हैं, 1 सेकंड में आयतन इतना तय किया, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन ए बी डी एन है, तो टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो टी गुना हो जाएंगे, यानी ए वी डी एन इंटू टी, इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो फिर आवेश कितना हो जाएगा, यानी टी सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, कुल कितना आवेश गुजर जाएगा, Q बराबर होता है n ही होता है। n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन यहाँ पर याद रखें, ऊपर हम निकाल चुके हैं कि टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पूरी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर n लिखने से कन्फ्यूजन होगा, n हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल n तो हमने माना है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर फिर दोबारा समझाऊंगा। तो देखो टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होगी ए वी डी एन टी, तो इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो ए वी डी एन टी इंटू ई, यानी आवेश Q बराबर, ये वाला फार्मूला लगेगा, Q बराबर होता है एन ई। इसका मतलब क्या है कि कुल आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी ई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी इतनी ए वी डी एन टी, तो ए वी डी एन टी उसमें हमने गुणा कर दिया ई से, यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश से। तो टी सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर इतना हो गया। तो फिर प्रवाहित धारा कितनी होगी, इसलिए प्रवाहित धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है, और Q का मान ये रहा ए वी डी एन टी ई बटे T, तो T से ये T कट गया। अब ये I बराबर हो जाएगा, इन्हें आगे पीछे करके रख लीजिए जिससे कि ये आसानी से याद रह सके, एन ई ए वी डी। ये निकल कर आ गया, यही विद्युत धारा I और अनुगमन वेग वी में संबंध है। तो ये डेरिवेशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल j से। और ध्यान रखें कि विद्युत धारा जो थी वो तो अदिश राशि थी, लेकिन धारा घनत्व जो होता है ये एक सदिश राशि है। जहाँ पर भी आवश्यकता हो याद रखिएगा। तो धारा घनत्व क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को ही कहते हैं धारा घनत्व। यानी जैसे यहाँ पर ऊपर जो हमने एक चालक बनाया हुआ है, ये चालक है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को ही विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुप्रस्थ एक और कंडीशन लग जाएगी
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत, तो यही इसको दिशा बताती है, यानी दिशा किधर को होगी, किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व जे कहलाती है। अर्थात जे बराबर क्या होगा, धारा बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यानी लेकिन वहां पर कंडीशन लगा देंगे कि अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत। ठीक है, समझ आ गई होगी। तो देखो यहाँ पर हम और आगे सूत्र लगाएं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आई बराबर, ये लिखा हुआ ऊपर, आई बराबर NE/AVD, तो यहाँ पर आई का मान रखते हैं तो जे का सूत्र अलग हो जाएगा। तो जे बराबर आएगा, आई का मान है NE/AVD और बटे ए, तो ए से ए कट गया, तो धारा घनत्व का सूत्र आ गया NE/VD। ये भी है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक भी लिख दीजिए, धारा घनत्व का मात्रक। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए ज़्यादा है नहीं। तो धारा घनत्व जे बराबर है आई बटे ए, तो मात्रक हो जाएगा आई के लिए एम्पियर और ए के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा मात्रक। और यदि हम विमा निकालें तो विमा, तो एम्पियर के लिए ए और नीचे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या निकल के आ जाएगा, एल पे घात -2a, एल पे घात -2 इंटू ए, ये विमी सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है। देखो पीछे हम बता चुके हैं, जब किसी चालक पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो अब उससे और आगे चलना है, जब विद्युत धारा बहने लगती है तब क्या है, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी वैद्युत प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर क्या निकल के आएगा, V/I। यानी जब कोई चालक है ये, और ये चालक में विद्युत धारा बह रही है, मान लीजिए कि I, और इस पर विभवांतर हमने लगा दिया है बैटरी के द्वारा V, तो V और I के अनुपात को ही हम कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध व्यवहार में होता क्या, व्यवहारिक परिभाषा क्या होगी ये भी समझ लीजिए। प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब वैद्युत आवेश के प्रवाह में कुछ रुकावट लगती है, जो रुकावट होती है वही प्रतिरोध कहलाता है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक भी यही काम करते हैं, वो करते क्यों हैं ये भी समझ लीजिए। जैसा मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकराएंगे और अपनी ऊर्जा खो देंगे, और खो देंगे, टकराएंगे, ऊर्जा खो देंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर पीछे से बैटरी के द्वारा ऊर्जा मिलेगी, वो फिर चल देंगे, मूव करेंगे,
फिर से टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे। तो बार बार ये चलते हैं और रुकते हैं, चलते हैं और रुकते हैं। कह रहा हूँ रुकने का मतलब ये है रुकावट, और रुकावट का मतलब है प्रतिरोध, विरोध। ठीक। तो विद्युत धारा के प्रवाह में धातु जो चालक है, जो विद्युत के चालन में सहायक होती है, वो भी स्वयं विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट लगाता है, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है। और जो प्रतिरोध का मान होता है वो कितना होता है, चालक पर लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, इसका मात्रक निकलेगा, देखो आर का जो सूत्र है वी बटे आई, यानी वी यानी विभव, विभव बटे विभवांतर बटे धारा आई। तो विभवांतर होता है वोल्ट में, विद्युत धारा आई होती है एम्पियर में। तो ये हो जाएगा, देखो वोल्ट यानी वी का मात्रक होगा वोल्ट और आई का होगा एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक होगा। या इसी को हम ओम भी कह देते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर ओम। और ओम का एक चिन्ह भी होता है इस तरह से, जैसे यूपी या रोडवेज का चिन्ह होता है, ये इस तरह से, इस तरीके का चिन्ह होता है ओम। ठीक है। और अंग्रेजी में लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे OHM, ओ हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध की आप परिभाषा जाने, यानी किसी चालक में जब धारा बहती है तो वो चालक स्वयं विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट लगाता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मान होता है लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। ओम का ये चिन्ह है, ओम को अंग्रेजी में OHM इस तरह से लिखते हैं। यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो विमाएँ भी निकाल सकते हैं। विमा निकालना चाहें तो देखो R बराबर है क्या, V बटे आई। तो V बटे आई। अब देखिए जैसे हम मान लो कि V विभव है, विभव का विमीय सूत्र नहीं जानते, और I का तो जानते हैं, विद्युत धारा I का विमीय सूत्र A होता है। तो हम जिसका सूत्र नहीं जानते उसे आगे के सूत्र में कन्वर्ट कर दो। विभव V बराबर क्या था, W बटे Q थी। विभव की परिभाषा हमने पीछे पढ़ चुके हैं, V बराबर W बटे Q। तो यहाँ पर लिख दीजिए W अपॉन Q, और ये I ऑलरेडी है नीचे I। अब W यानी कार्य है, Q आवेश है, I विद्युत धारा I है। इन सभी के विमीय सूत्र हम जानते हैं, तो इन सारे विमीय सूत्र रख दीजिए। तो R की विमा क्या निकल कर आएगी, ये W यानी कार्य का विमीय सूत्र हम सब जानते हैं, mL²T-2 होती है, लिख दिया हमने। और आवेश का होता है AT। नहीं जानते हो आवेश का तो याद कर लीजिए, फार्मूला होता है ना Q बराबर IT। तो I के लिए एम्पियर है तो A, और टाइम है तो T, AT हो गया। ठीक है। इस तरह से आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, तो हमने लिख दिया AT। I यानी विद्युत धारा I के लिए A होता है। इसे सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा mL², और T पे घात -2 ये है, और T पे घात +1 नीचे है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो T की घात -3। और देखो A पे घात नीचे 2 है, A और A² हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाकर ये A पे घात -2 हो जाएगी। तो ये विमीय सूत्र भी हमने निकाल दिया वैद्युत प्रतिरोध का। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत चालकता। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अंग्रेजी में कहेंगे। अब देखिए वैद्युत चालकता, इनके नाम में ही विरोध है। वैद्युत प्रतिरोध माने रुकावट, वैद्युत के प्रवाह में रुकावट। और यहाँ पर है वैद्युत चालकता यानी विद्युत धारा का चलना। ऊपर तो रुकावट हो रही थी, यहाँ पर चलने की बात कही जा रही है। तो स्पष्ट हो गया कि वैद्युत चालकता जो होगी वैद्युत प्रतिरोध की उल्टी होगी, यानी व्युत्क्रम होगी। यही इसकी परिभाषा है, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। यही परिभाषा है, लिख देते हैं इसको हम।
वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। स्पष्ट है कि वैद्युत चालकता बराबर क्या सूत्र होगा? वैद्युत चालकता बराबर होगा 1 वैद्युत प्रतिरोध। ये फार्मूला होगा। तो यानी वैद्युत प्रतिरोध, यानी लिखना चाहें तो 1/R को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। निकल के आ गया? ठीक है। यानी ये कहना तो क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा कर दीजिए, 1 में कर दीजिए तो वैद्युत चालकता बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बन जाती है। तो ये सूत्र निकल कर आ गया है। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक भी उल्टा ही होगा, सब कुछ उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया था कि इसका जो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, उल्टा हो जाएगा ना। और जैसे मात्रक, दूसरा मात्रक हमने बताया कि यहाँ पर मात्रक होता है ओम, तो यहाँ पर उल्टा आ जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। या OHM है तो MHO हो जाएगा। तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे ही बिमी सूत्र है, ml² T - 3a - 2 बिमी सूत्र है। तो इनकी सबकी घातों के चिन्ह बदल जाएंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं फिर भी। मात्रक क्या आएगा? वैद्युत चालकता का मात्रक आएगा, उल्टा कर दिए। प्रतिरोध में वोल्ट प्रति, ये है वोल्ट प्रति एम्पियर था, तो अब एम्पियर प्रति वोल्ट हो जाएगा। एम्पियर प्रति वोल्ट, या अभी ओम था तो अब हो जाएगा ओम इनवर्स। और अभी हमने ओम में लिखा था OHM, अब लिख देंगे MHO। क्या लिख देंगे? MHO। एक इसका अन्य मात्रक भी है, इसको साइमन भी कहते हैं या सीमैन भी कह देते हैं। साइमन अंग्रेजी शब्द है, कैसे भी उच्चारण कर लो, साइमन। तो वैद्युत चालकता के कई मात्रक हो गए, एम्पियर प्रति वोल्ट भी कहेंगे, ओम इनवर्स भी कहेंगे, MHO भी कह सकते हैं, या साइमन भी कह सकते हैं। ये सभी वैद्युत चालकता के मात्रक हैं। यदि हम बेमा लिखेंगे, बेमा बराबर, तो बेमा देखो ये लिखी हुई है ऑलरेडी, ये लिखी हुई है ml² T - 3a - 2, ये वैद्युत प्रतिरोध की बेमा है। तो इसका सारे चिन्ह बदल दो, m केवल लिखा तो m इनवर्स हो जाएगी, m इनवर्स। L2 है तो L पे घात -2 हो जाएगी, और T पे घात -3 है तो ये +3 हो जाएगी, और A -2 है तो ये +2 हो जाएगी। ये इसका बेमी सूत्र हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक वैसे हमारा थोड़ा सा बड़ा है, और उस टॉपिक को अगर हम लेते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि सारे वीडियो लगभग 1 घंटे के बने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैसे है ओम का नियम है, और ओम के नियम की उत्पत्ति है अनुगमन वेग के आधार पर। वो टॉपिक अगर लेते हैं तो ये वीडियो करीब 1.5 घंटे का हो जाएगा, आधे घंटे में वो दोनों टॉपिक पूरे हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, और टाइम नहीं मिल रहा। जब टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं वीडियो डालने की, बनाने की। तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम कोशिश करते रहेंगे कि वीडियो डाल पाएँ। तो अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। अपने साथियों को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करें, या कुछ कहना है तो उस पर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।